नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता के कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान का जीवन बहुत ही मुश्किल होता है। वो अपने खेतों में लंबे समय तक काम करता है, उसका ध्यान सदैव फसल में ही लगा रहता है। वे अपनी कड़ी मेहनत की ताकत पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। अधिक दूध उत्पादन के लिए गर्मियों में गाय भैंसों की देखभाल। अच्छे लाभ के लिए सूरन की खेती पर तकनीकी सलाह। हमारे राज्य के अधिकतर किसान भाई खेती के साथ साथ गाय भैंस का पालन करते हैं, लेकिन इनसे अधिक दूध का उत्पादन तभी संभव है जब इनके आहार एवं आवास का प्रबंधन मौसम के अनुसार की जाए। तो गर्मियों के समय इन दुधारू पशुओं की देखभाल किस तरीके से करना है, इस बारे में सुझाव दे रहे हैं जिला भोपाल के डॉक्टर SK श्रीवास्तव। तो इस मौसम परिवर्तन का पशुओं के किस तरह से हम देखभाल, उसका आहार प्रबंधन, उसका साफ सफाई, बीमारियों से बचाव और साथ में उनके जो दैनिक क्रियाओं का है हम कैसे मैनेजमेंट करें कि वो गर्मी से बचते हुए ज़्यादा से ज़्यादा हमको उत्पादन दे पाएँ और साथ में बीमार भी ना पड़े। पशुपालक भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय गर्मी का मौसम शुरू हो गया है और यदि आप इस मौसम में भी अपनी गाय और भैंसों से अधिक दूध लेने की चाहत रखते हैं तो आपको सर्वप्रथम अपने दुधारू पशुओं को गर्मी के कुप्रभाव से बचाना होगा। इसके लिए आपको अपने पशुओं का आवास प्रबंधन ठीक तरह से करना होगा। तो हमको देखना पड़ेगा कि ऐसी पूर्व नियोजित व्यवस्थाएं हम करना पड़ेगा ताकि हमारे पशुओं को इस हीट स्ट्रेस की वजह से होने वाले जो प्रभाव हैं उनको कम से कम किया जा सके। तो हमेशा जो है हवादार जालियां लगाने के साथ साथ उसमें पर्दा डालने की व्यवस्था कि अगर गर्मी में दोपहर में तेज़ लू ढलती है तो उस समय हम पर्दे गिरा दें ताकि पशुओं को सीधे तेज़ लू से बचाया जा सके। कूलर की व्यवस्था हो अत्यधिक गर्मी वाले क्षेत्रों में, और बहुत ही तीव्र गर्मी में हमको पानी के जेट और स्प्रिंकलर की व्यवस्था भी करना पड़ेगी। कभी कभी सीधे जानवरों के ऊपर स्प्रिंकल कर सकते हैं, पानी छिड़काव कर सकते हैं, नहीं तो शेड के ऊपर छिड़काव करने से काफ़ी जानवरों को राहत मिलती है। मौसम परिवर्तन के साथ साथ हमको ये देखने में आता है कि बीमारियां भी घर करने लगती हैं। तो आपको कोशिश करना है कि समय से जानवर की साफ़ सफाई हो। पशु को खाना और दाना और चारा देते हैं, उसकी साफ़ सफाई भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, नहीं तो उसमें नीचे पपड़ी जम के, उसमें फंगस जम के जानवर को के स्वास्थ्य में विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। और जानवर के जहाँ पर गौशाला में रहता है फर्श की सफाई करते रहें और चूने से उसकी पुताई भी करते रहें ताकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम बच पाएँ फंगल ग्रोथ से। दिन के समय पशुओं को शेड के अंदर रखें, जो ठंडा समय है वो उस समय आप उसको बाड़े में कर सकते हैं। दुहाई अधिक से अधिक कोशिश करें कि दिन के बहुत सुबह 6 बजे के आसपास और शाम अच्छे से ढलने के बाद जब मौसम कुछ ठंडा हो जाता है उस समय दुहाई का कार्य करें। साथियों, जैसा कि मैंने बताया कि गर्मी का प्रभाव सीधे सीधे पशु के उत्पादन क्षमता पर पड़ता है, साथ ही साथ उसके प्रजनन क्षमता पर भी पड़ता है। लेकिन यदि हम उसको बैलेंस्ड राशन दें और साथ में ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन फॉडर खिलाएं। गर्मी के मौसम में चारों तरफ देखते हैं कि जो हरी घास है उसकी काफ़ी मात्रा कम हो जाती है, उपलब्धता कम हो जाती है। तो हम शुरू से ही पशु मालिकों को सलाह इस तरह से दी जानी चाहिए कि वह गर्मी की व्यवस्था पहले से कर लें। ज़्यादा से ज़्यादा
जो है चरी चारा की व्यवस्था पहले हो। साइलेज अगर आपके आसपास ग्रीन ग्रास उपलब्ध नहीं है, साइलेज पिट बनवाएं। हरी घास को सूखी करने के बाद उसमें स्टोर करते रहें। साथ में जो उपलब्ध हरा चारा है उसको चॉप करके सूखे चारे के साथ अथवा भूसे के साथ गीला करके देते रहें, तो काफ़ी हद तक उसको ठंडक और समुचित मात्रा में जो न्यूट्रिटिव वैल्यू वाले जो खाद्य पदार्थ हैं उसकी पूर्ति की जा सकती है। तो आपको इस तरह से उसको दाना पानी देना है ताकि वह समुचित मात्रा में ले, खुराक उसकी समुचित रहे और साथ में इसमें विपरीत प्रभाव न पड़े। पशुपालक भाइयों, दुधारू पशुओं से लगातार अधिक दुग्ध उत्पादन मिलता रहे, इसके लिए गर्मी के मौसम में अपने पशुओं को 15 से 20 किलोग्राम हरा चारा और 8 से 10 किलोग्राम सूखा चारा खिलाएं और इसके अतिरिक्त दुधारू पशुओं को अलग से पोषक तत्वों को मिलाकर खिलाएं। चाहे इसे खनिज मिश्रण के रूप में खिला सकते हैं या जो पशुपालक भाई आटा या दाना खिलाते हैं उसमें वो अलग अलग तरह के अनाजों को मिलाकर खिला सकते हैं। पशु के जीवन निर्वाहन के लिए 1 किलोग्राम दाना मिश्रण प्रतिदिन अवश्य दें और दूध देने वाले पशु को 3 लीटर दूध पर 1.5 किलोग्राम दाना मिश्रण प्रतिदिन देना जरूरी होता है। साथ में जो भी फीड दें उसमें कंसंट्रेट दें, वो बिल्कुल फ्रेश हो, ताज़ा बनाया हुआ हो। जो कॉन्सेंट्रेट होते हैं, खली है, चूनी है, उसको 2-3 घंटे पहले फुला के अगर जानवर को खाने में दिया जाए तो उसके भी एक तो उसकी डाइजेस्टिबिलिटी बढ़ जाएगी, उसका पाचक क्षमता बढ़ जाएगी और साथ ही उसमें से जानवर चाव से खाएगा, पचेगा और स्वाभाविक है उसका जो है उत्पादन क्षमता में भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा। पानी की प्रचुर मात्रा, साफ, स्वच्छ और ठंडा पानी दें। तो पानी का व्यवस्थापन पहले पूर्व नियोजित ढंग से करें। इस समय उसके स्वास्थ्य का भी खास ख्याल रखना हमारा दायित्व है ताकि उसकी उत्पादन क्षमता और स्वास्थ्य बरकरार रहे। उसको समय समय पर कृमिनाशक दवाओं का भी उपयोग करते हुए खुराक दी जानी चाहिए। टीकाकरण की बात करें तो जो ग्रीष्म ऋतु के आने के ठीक पहले फरवरी में उनको मुंह पका खुरपका रोग का टीका लगना नितांत आवश्यक है ताकि वह साल भर उस रोग से मुक्त रहे। और बरसात आने के ठीक पहले मई और जून महीने में पशुओं में गलघोटू, ब्लैक क्वार्टर और एंथ्रेक्स नामक बीमारियों से बचाव के लिए भी टीका देना अत्यंत आवश्यक है। ब्रुसेलोसिस एक बीमारी है जिसमें एडवांस स्टेज में गाभिन पशु हैं, उनका एबॉर्शन हो जाता है। उसका मार्च अप्रैल में आपको वैक्सीन करवाना है। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कर्नाटक दौरे पर सीएम शिवराज सिंह चौहान विजयनगर में रोड शो में शामिल। बेलगावी में ओबीसी सम्मेलन में होंगे शामिल। मऊ में युवती की संदिग्ध अवस्था में मौत, परिजनों ने जमकर किया हंगामा, सीएम ने दिए मजिस्ट्रियल जांच के आदेश। मामले में कमलनाथ ने आदिवासी विधायकों को भेजा घटनास्थल। कांतिलाल भूरिया, बाला बच्चन, झूमा सोलंकी मौके पर मौजूद, घटना की सच्चाई की देंगे रिपोर्ट। मध्य प्रदेश विधानसभा में गूंजा महू का मामला, कमलनाथ ने सरकार पर साधा निशाना, कहा प्रदेश में आदिवासियों पर बढ़े अत्याचार। महू की घटना पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान, मृतकों के परिवार वालों को 4-4 लाख। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। ओल, जिसे जिमीकंद के नाम से भी जाना जाता है, अभी इसकी बुआई का सही समय चल रहा है। जिन किसानों के खेत खाली पड़े हैं वे अभी इसकी बुआई कर सकते हैं। तो इसके लिए किसान ओल की कौन कौन सी किस्मों की खेती करे, साथ ही बुआई करते समय किन किन बातों पर खास ध्यान दे, इस बारे में बता रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर आशीष नारायण।
हमारे किसान भाई जो ओल का उत्पादन करना चाहते हैं, ये ओल के उत्पादन के लिए अभी उपयुक्त समय है। 15 मार्च से लेकर 15 अप्रैल तक वो ओल को अपने खेतों में लगा सकते हैं। ओल यानी सूरन की मांग बढ़ रही है, जिससे किसानों का मुनाफा बढ़ रहा है। सूरन की आज कई उन्नत किस्में आ गई हैं, जिनका उत्पादन 40 से 50 टन प्रति हेक्टेयर किसान ले रहे हैं। ये किस्में 5 से 6 माह में तैयार होती हैं। इसकी खेती में ध्यान रखने वाली बात यह होती है कि यह फसल पूरे बरसात में खेतों में रहती है। ऐसे में जल जमाव होने पर फसल पूरी तरह से खराब हो सकती है, इसलिए ऊंचाई वाले खेतों में इसकी खेती करें। गजेंद्र वैरायटी जो ओल की है वो मुख्यतः लगाई जाती है और इसको देखा गया है कि इसकी उपज क्षमता बाकी सभी प्रजातियों से ज़्यादा है। तो मैं किसानों को बताना चाहता हूं कि गजेंद्र प्रभेद जो है हमारे ढोली कॉलेज में अवेलेबल है अभी, तो अगर किसान भाई लेना चाहते हैं तो वहां से आके ले सकते हैं। इसको लगाने के लिए हमने यहाँ पे ओल के बीजों को रखा है। लगभग ये आधा किलो से 1 किलो तक के बीजों का इस्तेमाल करके वो अधिक से अधिक उपज ले सकते हैं। हमने अनुसंधान से ये पाया गया है कि अगर बड़े कंदों को लगाया जाता है तो उससे अधिक उत्पादन नहीं हो पाता है। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना है कि ओल के कंदों को इस तरीके से काटेंगे कि उसका मध्य का जो भाग है वो उसके सभी भागों में आ जाए, बराबर आ जाए, जिसकी वजह से क्या होता है कि और उसका एक टुकड़े का वजन आधा किलो से ज़्यादा हमें नहीं रखना है। हमारे किसान भाई जब इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काटेंगे आधा किलो के, तब उसको खेत में लगाने से पूर्व वो गोबर का ताज़ा घोल बनाएंगे और उस गोबर के ताज़ा घोल में 2 दवाइयाँ, या तो ट्राइकोडर्मा 5 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से, या बेविस्टीन के नाम से एक दवाई आती है, उसको 5 ग्राम प्रति किलो 2.5 ग्राम प्रति किलो के बीज के हिसाब से उसको उपचारित करके खेतों में लगाएंगे। और इसके लिए जो ज़मीन की जो आवश्यकता है, बलुई दोमट मिट्टी जिन किसानों के खेत हैं वो इसको अपने खेतों में लगा सकते हैं। इसकी खेती में दूरी बहुत महत्वपूर्ण है। 2 तरीकों से इसकी खेती कर सकते हैं। पहला तरीका है गड्ढा विधि और दूसरा तरीका है नाली विधि। इसमें लाइन से लाइन की दूरी 75 से 90 सेंटीमीटर रखते हैं और कंद से कंद की दूरी 50 से 60 सेंटीमीटर रखते हुए रोपाई करें। और इसमें ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती, केवल जो है 10 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से कंपोस्ट अपने खेत में यूज़ करेंगे प्रति हेक्टेयर। और उसमें जो है 80 नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास का प्रयोग करके वो अब इसको 40 से 50 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसकी उपज ले सकते हैं। इन पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए गोबर की खाद के अलावा यूरिया 128 किलोग्राम, डीएपी 132 किलोग्राम और एमओपी 136 किलोग्राम देने की जरूरत होती है। बुआई के समय यूरिया की लगभग 10 किलोग्राम, एमओपी की 100 किलोग्राम और डीएपी की पूरी मात्रा दें। यूरिया और एमओपी की बची हुई मात्रा को खड़ी फसल में प्रयोग करें। यूरिया की मात्रा को शुरुआती 30 दिन के अंतर पर करें और बची हुई 36 किलोग्राम पोटाश की मात्रा जून या जुलाई माह में एक बार प्रयोग करें और मिट्टी चढ़ा दें। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहां रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। कर्नाटक दौरे पर सीएम शिवराज सिंह चौहान विजयनगर में रोड शो में शामिल। बेलगावी में ओबीसी सम्मेलन में होंगे शामिल। मऊ में युवती की संदिग्ध अवस्था में मौत, परिजनों ने जमकर किया हंगामा। सीएम ने दिए मजिस्ट्रियल जांच के आदेश। मामले में कमलनाथ ने आदिवासी विधायकों को भेजा घटनास्थल। कांतिलाल भूरिया, बाला बच्चन, झूमा सोलंकी मौके पर मौजूद। घटना की सच्चाई की देंगे रिपोर्ट। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता के खास कार्यक्रम में स्वागत है।
किसान भाइयों, नींबू घास संघीय पौधों में से एक महत्वपूर्ण पौधा है जिसके पत्तों से तेल निकाला जाता है। इस तेल का उपयोग औषधियों के निर्माण, उच्च कोटि के इत्र बनाने और कई तरह के सौंदर्य प्रसाधनों में किया जाता है। इसलिए नींबू तेल की मांग काफी अधिक है। तो आप इसकी उन्नतशील किस्मों का चयन करके खेती किस तरह से करें, इसकी समस्त जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का ये अंश। लेमन ग्रास, जिसे नींबू घास भी कहते हैं, इसकी खेती सिंचाई की सुविधा हो वहाँ तो हो सकती है, जहाँ सिंचाई की सुविधा नहीं हो वहाँ भी की जा सकती है। जहाँ सिंचाई की सुविधा नहीं होती वहाँ इसे बरसात में लगाएं और जहाँ सिंचाई हमेशा मिल सकती है वहाँ अधिक ठंड और अधिक गर्मी को छोड़कर कभी भी लगा सकते हैं। इसकी खेती उन क्षेत्रों के लिए अधिक फायदे वाली है जहाँ जंगली जानवर फसलों को नुकसान पहुँचाते हैं, क्योंकि इसे कई जंगली या छोटे जानवर नहीं खाते हैं। साथ ही रोग कीटों की समस्या भी नहीं आती है। आइए अब लेमन ग्रास के उपयोग के बारे में जान लें। इसके तेल से नींबू की तरह विशेष खुशबू आती है, जिसका प्रयोग दवाओं में, अच्छे स्टैंडर्ड का परफ्यूम बनाने में, सौंदर्य प्रसाधनों में और साबुन का निर्माण में किया जाता है। इसके अलावा इसके डंठल का भी निर्यात होता है। इसकी बाजार व्यवस्था की जानकारी के लिए आप नजदीकी कृषि विभाग में संपर्क करके ही इसकी खेती करें, जिससे आपको किसी तरह की परेशानी नहीं हो और आपका उत्पाद आसानी से बिक जाए। इसकी खेती सिंचित, असिंचित क्षेत्रों के अलावा सूखा, ऊसर और ढलान वाले खेतों में कर सकते हैं। इसकी खेती के लिए पुराने फसल से स्लिप लिया जाता है और इसकी रोपाई की जाती है। 1 हेक्टेयर में लगभग 60,000 स्लिप्स लगते हैं। लाइन से लाइन की दूरी 45 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 30 सेंटीमीटर रखते हुए इसकी रोपाई करते हैं। रोपाई से पहले खेत की तैयारी के समय गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट डालें। अन्य रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग नहीं करें। अगर कंपोस्ट खाद उपलब्ध न हो तो उस दिशा में रासायनिक खादों का प्रयोग करना पड़ेगा। खड़ी फसल में खाद उर्वरकों के प्रयोग की कोई आवश्यकता नहीं होती। रोपाई के बाद अगर बरसात का दिन नहीं है तो शुरुआत में सिंचाई करनी होगी। इस तरह से आपकी फसल 5 से 6 माह के बाद कटाई के लिए तैयार हो जाएगी। किसान भाइयों, इस फसल से 1 साल के अंदर 2 से 3 कटाइयाँ बड़े आराम से मिल जाती है और एक कटाई से औसतन 13 से 14 टन हरे भाग का उत्पादन होता है। इस तरह से 3 कटाइयों से लगभग 40 से 42 टन हरे भाग का उत्पादन होता है, जिससे तेल का उत्पादन लगभग 250 से 300 किलोग्राम होता है, जो कि पहले साल मिल रहा है। लगभग 5 सालों तक इतना ही उत्पादन हर साल मिलता रहता है। उसके बाद उत्पादन कम हो जाता है। इसकी खेती में जहां तक लागत की बात है तो पहले साल 40 से 50 हजार रुपए प्रति क्विंटल लागत आती है। इसके बाद लागत कम आती है। आइए अब लाभ के बारे में बात कर लेते हैं। लाभ के बारे में बात करें तो कम से कम 250 किलोग्राम तेल का उत्पादन 1 साल में होता है और प्रति लीटर तेल का भाव 1000 रुपए भी मानकर चलें तो कुल आय 2,50,000 रुपए होती है, जिसमें से लागत निकाल दी जाए तो 2 लाख रुपए तक शुद्ध लाभ लिया जा सकता है। इसकी खेती में एक बात का और ध्यान रखना होगा कि आपके क्षेत्र में तेल निकालने की मशीन उपलब्ध हो, या आप चाहें तो किसानों का समूह बनाकर तेल निकालने वाली इकाई भी लगा सकते हैं। इसमें वही आसवन इकाई प्रयोग में लाई जाती है जो मिंथा के लिए प्रयोग होती है। किसान भाइयों, अगर आप इन सभी बातों का ध्यान रखकर लेमन ग्रास की खेती करते हैं तो आप इस फसल से अच्छा लाभ कमा सकते हैं। और आइए अब जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम सौंजर, जिला बैतूल के कृषक माधव सिंह ने। ये खरगोश पालन के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं। तो माधव सिंह जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। किसान भाइयों नमस्कार।
पशुपालन में खरगोश पालन एक नया तो नहीं कहेंगे, एक पुराना विषय है, लेकिन यह एक ऐसा विषय है जब किसान इसको अपनाते हैं तो काफ़ी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हम अपने घर में, हम अपने घर के पिछवाड़े में या हम अपने बड़े फार्म में भी इसका पालन कर सकते हैं। खरगोश चूँकि बहुत ही प्यारा पशु है और इसको मुख्यतः मांस के लिए एवं इसको ऊन के लिए, रेशे के लिए और चमड़े के लिए पाला जाता है। अब प्रजातियों की अगर बात करें तो प्रजातियां ऐसी आप रखेंगे जो आपको बाजार में मूल्य दें और उसको बेचने में आसानी हो। आमतौर पर खरगोश की 2 प्रकार की नस्लें होती हैं। पहली मांस उत्पादन के लिए, दूसरी ऊन उत्पादन के लिए। मांस वाली प्रमुख नस्लों में है जैसे न्यूजीलैंड व्हाइट, सोवियत चिंचला, ब्लैक जॉइंट, ग्रे जॉइंट इत्यादि प्रमुख हैं। खरगोश पालन के लिए स्थान का चुनाव जलवायु, खरगोशों की संख्या और उपलब्ध सुविधा आदि के अनुसार करना चाहिए। स्थान का अधिकतम तापमान 15 से 20 डिग्री सेल्सियस के मध्य होना चाहिए। खरगोश पालन के लिए ऐसे स्थान का चुनाव करें जहां रोशनी की अच्छी व्यवस्था हो। खरगोश पालन के विभिन्न पहलू पे अगर हम लोग बात करें तो एक सबसे इम्पॉर्टेंट है नस्ल का चयन। आप उन्नत नस्ल का चयन करेंगे। दूसरा जो इसका बिंदु है इसके आहार प्रबंधन पे। आहार प्रबंधन में आप किचन वेस्ट, वेजिटेबल्स अगर आप खेती करते हैं तो वेजिटेबल वेस्ट, साग सब्जियों का जो बाई प्रोडक्ट है या जो वेस्टेज है उसका हम लोग इसमें शामिल कर सकते हैं। फ्रूट्स फल शामिल कर सकते हैं। अनाज भी देना आवश्यक होता है तो कंसंट्रेट यानी दाना मिश्रण भी हम लोग इसको इसके आहार में 30 से 40% तक रखें तो उसका प्रदर्शन, उसका ग्रोथ अच्छा प्राप्त होगा। और उसके अलावे खनिज लवण मिश्रण और विटामिन्स और मिनरल मिक्सर्स के साथ का भी आप प्रयोग करेंगे। हल्की नमक भी उसमें डालेंगे तो 2% मिनरल मिक्सर, 1% नमक, कार्बोहाइड्रेट यानी ऊर्जा के स्रोत करीब 70% एवं प्रोटीन के स्रोत 20 से 25% अगर आप लेके चलते हैं तो आप अच्छा दाना मिश्रण तैयार करके इसका पालन कर सकते हैं। खरगोशों को पिंजड़ों में रखना व्यावसायिक दृष्टि से लाभदायक है। पिंजड़ों के माध्यम से खरगोशों को शेड बनाकर घर के पिछवाड़े या आंगन में आसानी से रखा जा सकता है। पिंजड़ों को जमीन से लगभग 1 मीटर की ऊंचाई पर रखा जाना चाहिए ताकि उनके नीचे से मलमूत्र की सफाई ठीक प्रकार से हो सके। अधिक संख्या में पिंजड़े होने पर उन्हें एक के ऊपर एक करके बांस या बल्लियों के सहारे रखा जा सकता है। पिंजड़ों के बीच मलमूत्र को दूसरे पिंजड़ों पर गिरने से बचाने के लिए ट्रे लगाने के लिए आवश्यक जगह छोड़ दें। खरगोश के पिंजड़े का आकार 60 सेंटीमीटर गुना 45 सेंटीमीटर गुना 45 सेंटीमीटर का होना चाहिए। ब्याने वाली मादा का पिंजरा 90 सेंटीमीटर लंबा होना चाहिए। प्रसूति हेतु प्रयोग होने वाले नेस्ट बॉक्स का आकार 60 सेंटीमीटर गुना 35 सेंटीमीटर गुना 22 सेंटीमीटर होना चाहिए। इस प्रकार के प्रबंध व्यवस्था से खरगोशों को कम स्थान में रखकर उनकी देखभाल अच्छी तरह से की जा सकती है। इनके प्रजनन से संबंधित अगर हम बात करें तो इसमें 5 से 6 मादी खरगोश के ऊपर एक नर खरगोश पर्याप्त होता है जो अच्छा ब्रीडिंग दे सकता है। एक मादी खरगोश चूँकि उसका गर्भाकाल काफ़ी छोटा होता है, वो 1 महीने का उसका गर्भाकाल होता है, 30 से 32 दिन का गर्भाकाल में बहुत अच्छा बच्चा देती हैं। 6 से 12 बच्चा देने का उसका एक रेंज है जो औसतन 8 से 10 बच्चे देती है। व्यावसायिक स्तर पर खरगोश पालन में प्रजनन व्यवस्था का विशेष महत्व होता है। एक खरगोश का गर्भकाल 30 से 32 दिन का होता है तथा प्रसव के दूसरे दिन ही मादा खरगोश को पुनः गर्भित करवाया जा सकता है। परंतु सामान्य दशा में मादा खरगोश से बच्चों को अलग करने के उपरांत ही पुनः गर्भित करवाना चाहिए। इस प्रकार एक मादा खरगोश से एक वर्ष 4 से 6 बार बच्चे प्राप्त कर सकते हैं तथा प्रत्येक ब्यांत में 6 से 8 बच्चे प्राप्त किए जा सकते हैं। खरगोश 6 से 7 माह के बाद प्रजनन कराने लायक हो जाते हैं। प्रजनन सुबह व शाम के शांत वातावरण में ही करना चाहिए। मीटिंग के लगभग 14 से 16 दिन पश्चात मादा खरगोश का भ्रूण परीक्षण कर लेना चाहिए।
और उसके जो चैम्बर में उसका जो कक्ष है उसमें एक छोटा बक्सा नुमा ज़रूर रख देंगे ताकि जब बच्चा होने के बाद उसमें हम लोग रख सकें बच्चों को। बच्चे में ग्रोथ बहुत तेज़ी से होता है और बच्चे जैसे ही 20-25 दिन के होते हैं तो वो मुलायम घास खाना प्रारंभ कर देते हैं। तो उनको मुलायम घास, साग सब्जी, फल एवं हम लोग दाना मिश्रण के साथ उनका पालन करेंगे। साफ़ सुथरा आवास हो, उसका रखरखाव सही हो, नियमित रूप से सफाई हो, तो आप बहुत सारी रोग बीमारियों से बचा सकते हैं। 6 से 8 सप्ताह की उम्र में ये करीबन 1.5 किलो के शरीर भार में आ जाते हैं और 5 से 6 महीने में ये लोग मार्केट वेट पे आ सकते हैं, मैच्योरिटी में आ सकते हैं। एक खरगोश जो परिपक्व है, जिसका वज़न 3 से 4 किलो हो चुका है, उसको हम लोग मार्केट में 500-600 रुपया तक में भी बेच सकते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि एक अच्छी आमदनी का स्रोत खरगोश साबित हो सकता है। तो किसान भाइयों, अपने इस नए व्यवसाय को आप अपना के स्वरोजगार की तरफ आप अग्रसर हो सकते हैं। और आइए एक नजर डाल लेते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल इसी वक्त फिर से होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।